बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। पाकिस्तान में कहीं पे भी कुछ हो, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं कराची पे जरूर होता है। बड़ा शहर, और इस हवाले से देखा जाए तो पारा चनार का मामला मुल्की नौयत का है। कौमी सतह पे होने वाला एक ऐसा वाकया जिसमें बहुत से लोग इस वक्त परेशान हैं, और धरने पे जहां पे वो सूरत हाल है उसकी यकजहती के लिए उस तशवीश का, उस मामले की तशवीश के साथ इजहार करते हुए यहाँ की भी मुख्तलिफ जमातें उनका साथ दे रही हैं। और कराची में आपने देखा जो सूरत हाल है, वहां पे आप देख सकते हैं कि कराची वाले ट्रैफिक की सूरत हाल और धरनों की वजह से काफी परेशान हैं। इसमें काफी कार्रवाइयां भी शामिल हुई हैं और सामने आई हैं, लेकिन यहां चूंकि मामलात हल नहीं हो रहे, और वजीर आला KP के अपनी तौर से कहते तो आए कि पारा चनार का मामला हल हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी सूरत हाल नहीं बन रही है। सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन कराची जो इफेक्टेड होता है उसका फिर दूसरा सदेबाब क्या है, किस तरह से कराची के लोगों को रिलीफ दिया जा सकता है। इतना बड़ा सिटी और इतने बड़े शहर के जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए कोई तो हिकमत अमली होगी कि अगर कोई ऐसा मामला होता है जिसका असर कराची पे पड़ रहा है, और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि तमाम जो भी पाकिस्तान में कुछ भी हो, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं कराची पे जरूर आएगा। तो इन हालात में मैनेजमेंट क्या कर रही है? क्या इंतजामिया इन तमाम चीजों के लिए पहले से तैयार होती है, या उनकी कोई हिकमत अमली है कि अगर कोई ऐसे वाकयात होते हैं तो दूसरी सूरत में क्या प्लानिंग हो? अमूमन ये कहा जाता है कि जब इंतजामिया हो, हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हो या कहीं से किसी इदारे में हो, वहां पे प्लान A, प्लान B और प्लान C तरतीब दिया जाता है। यहां तो हाल ये है कि प्लान A ही मौजूद नहीं है, तो प्लान B और प्लान C का क्या होगा? जिस तरह से हम देखते हैं कि कराची में तालीम की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। यहाँ का नौजवान नफ्सियाती मसाइल का शिकार होता जा रहा है। 2024 की जो सूरत हाल थी वो किसी भी तौर पे तसल्ली बख्श हम नहीं कह सकते। यहाँ पे इंटर बोर्ड साल अव्वल का ही रिजल्ट 2024 का देखा जाए तो तकरीबन यहाँ पे 60% नौजवान फेल हुए। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वही नौजवान थे जिनका 9th में रिजल्ट पहले खराब आया, उसके बाद होते होते जब परसेंटेज की बात आई तो 11वीं और के बाद 12वीं के जब वो इम्तिहान देंगे तो MD कैट के फार्मूले के तहत वो किसी भी तौर से डॉक्टर नहीं बन सकते। जब MD कैट का मामला 2024 में आया तो उसको उठाते हुए ये कहा गया कि जनाब वापस से टेस्ट लिए जाएंगे। वापस टेस्ट जरूर लिए गए, लेकिन वो भी सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक ही महदूद रहे। और अगर कागजी कार्रवाइयों से निकला भी जाए तो ये सोचने की बात है कि जिस फार्मूले के तहत डॉक्टर या इंजीनियर बना जाता है, क्या आखिर में बच्चा उस फार्मूले के तहत आगे बढ़ सकता है? हाल ये है कि यहाँ पे चोर बाजारी आम है। यहाँ पे अफसरान से लेके और बहुत छोटा अमला भी तमाम रिश्वतखोरी के मामलात में उलझा हुआ है। एक एक कॉपी के पैसे दिए जाते हैं, बोर्ड बिकते हैं, जगहें बिकती हैं, लेकिन लगता है कि तमाम चीजें हुकूमत खुद ही एक कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठी है। मामलात का हल क्या है? तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में आज होंगे राशिद खान साहब, आपका ताल्लुक MQM से है, साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे मोहम्मद अस्करी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, और नूरुल हुदा भी हमारे साथ होंगे। आप मेराजुल हुदा साहब हमारे साथ होंगे, आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। राशिद खान साहब आपकी तरफ आते हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। राशिद खान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? चलें जनाब, कुछ देर में हमारा उनसे राब्ता होता है। और चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं आपने देखा होगा कि यहाँ पे इंटरनेट की सूरत हाल भी कुछ तसल्ली बख्श नहीं है। तमाम चीज़ें जिस तरह से चलती हैं, किसी एक वाक़ये का असर ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके बैठा जाए और ये सोचा जाए कि चीज़ें हल होंगी। हल करनी पड़ती हैं। इतना बड़ा शहर के जो फैलता जा रहा है और बेहंगम तरीके से फैलता जा रहा है, उसमें मसाइल को हल करने के लिए चाहे वो MQM हो, जमात इस्लामी हो या दूसरे लोग हों, तमाम लोगों को मसाइल के हल की तरफ जाना चाहिए। राशिद साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। राशिद खान साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। राशिद, आप जिस तरह से हम इस वक्त कराची की सूरत हाल देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं? ओवरऑल धरनों का भी हमें सिलसिला लग रहा है, लेकिन कोई प्लान नहीं है हुकूमत के पास। कराची इफेक्टेड होता है, पाकिस्तान में कुछ भी हो तो उसका असर कराची पे जरूर आता है। क्या कराची में इंतजामिया नाम की कोई चीज है कि इस सूरत हाल पे काबू पाया जा सके?
चलिए जनाब, कोई तकनीकी मसाइल की वजह से राब्ता इस वक्त हमारा मुनक़ता हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मौज़ूआत पे बात करते हैं। चलिए जनाब, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे कुछ मसाइल हैं और उन मसाइल की वजह से यकीनन सिग्नल्स का प्रॉब्लम काफ़ी इलाकों में जारी है। जिस तरह से हम देख रहे थे कि इस वक्त जो धरनों के पॉइंट्स थे वहाँ पर सूरत हाल जारी थी, वहाँ पर मोबाइल के सिग्नल्स का इशू आ रहा था। यहाँ पर कुछ देर में हमने कुछ इलाकों में नोट किया कि धरनों को रोक भी दिया गया, कुछ जगह हमें शेलिंग की भी इतलात आई, धरने के लोगों को मुंतशिर करने के लिए मुख्तलिफ हरबे भी इस्तेमाल किए गए। लेकिन उसके बावजूद भी हमने ख़वातीन को भी देखा कि आप देख सकते थे स्क्रीन पे कि आपको ख़वातीन भी रोड्स पे नजर आई। ये इजहार यकजहती है और इजहार यकजहती के ये लोग यहाँ पे जमा हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि अगर इन मसाइल को हल करना ही है तो मसाइल को हल करने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी हिकमत अमली तरतीब दी जाए। अगर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हिकमत अमली नहीं तरतीब दी जाएगी तो मुख्तलिफ शहरों पर इसके असरात रहेंगे। मोहम्मद अस्करी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अस्करी साहब, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है कहीं ना कहीं उसका असर कराची पे ज़रूर आता है। जो मसला इस वक्त चल रहा है वो तो अपनी जगह है, लेकिन सवाल इसमें ये रेज होता है, क्या कराची की इंतजामिया, सिंध की इंतजामिया के पास कोई प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी कोई होता भी है, या प्लान ए ही तरतीब नहीं दिया गया कि अगर शहर में सूरत हाल खराब होती है तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे जो शहर की इंतजामिया है उसके पास कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं है कि किसने क्या करना है। 5 दिन से धरने चल रहे थे, धरने वालों से मुज़ाकरात किए जा सकते थे, मुतबादिल रूट तय किए जाते, मुतबादिल सड़कों को जो है खोला जा सकता था, सर्विस रोड्स भी मौजूद हैं, वहां भी बिठाया जा सकता था या गाड़ियों को वहां से निकाला जा सकता था। हर चीज का इलाज जो है ना वो तशद्दुद और क्या कहते हैं और दहशतगर्दी या मारपीट नहीं होती। हेलो जी सर, मैं आपकी आवाज सुन रही हूँ। हाँ, तो हर चीज जो होती है ना वो टेबल टॉक से हल होती है, गुफ्तशनीद से हल होती है, बातचीत से मुज़ाकरात किए जाते हैं। और कोई जिम्मेदार ना आते, कोई मेयर आता या कोई और आता, वजीर दाखिला जिन साहब के पास वजारत दाखिला का चार्ज है वो साहब आते, या कोई और वजीर आता तो बात कर लेता, तो इतना बड़ा इशू ही नहीं होता मेरे ख्याल से। अच्छा, आप ये समझते हैं कि इंतजामिया की तरफ से कोशिश नहीं की गई कि मामलात को हल किया जाता? हमने देखा कि आइडियाज 2024 में भी हमने देखा कि यहाँ पे कराची में जिस तरह से अमूमन ट्रैफिक की सूरत हाल होती है वो वैसी नहीं रही थी, अभी थोड़ा सा बेहतर तरीके से चीजें हो गई थी। लेकिन अगर ये धरने होते हैं तो चाहे वो MQM अपने आप को स्टेक होल्डर कहती हो, जमात इस्लामी अपने स्टेक होल्डर कहती हो, या पीपल्स पार्टी तो सामने है ही, क्या कोई मिल के बात करता नहीं है इस बात पे? ये आगे की हिकमत अमली के जनाब, कराची में ये सब कुछ हो चुका है, अगर कोई धरने होते हैं तो उसमें ये सूरत हाल होनी चाहिए। इस वक्त कोई लब खोलने के लिए तैयार नहीं है। हम सब देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे कि कराची वाला परेशान है, लेकिन इस पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या कॉमेंट करेंगे? चलिए जनाब, जिस तरह से हमने बताया कि कुछ इलाकों में सिग्नल्स के इशू आ रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं और मसाइल यही जो हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे कितने ही बच्चे हैं जो तालीमी इदारों तक पहुंच नहीं सके। ये बात अपनी जगह है कि मसाइल क्या हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अस्करी साहब ने ये बात कही कि चीजें जिस तरह से चल रही हैं उसमें कोई तो मैनेजमेंट, कोई तो इंतजामिया का शख्स होता कि जो जाता और लोगों से बात करता कि जनाब किस तरह से मसाइल को हल किया जा सकता है, या तसल्ली के 2 बोल ही बोल देता। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और अस्करी साहब से हमारा राब्ता हो गया है। अस्करी साहब, जो आपसे पूछा जा रहा था, इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो शख्स अपने ऑफिस से निकल रहा है तो वो तकरीबन 5 से 6 घंटे मुसाफत तय करता है वहाँ पे घर पे पहुँचा है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रस्तों पे फंस गए, उनके पास कोई मुतबादिल नहीं था, कहीं से कोई ऐलान नहीं किया गया। हम टेलीविजन पर भी बात करते हुए घबराते हैं कि जनाब इस तरह कहेंगे तो शायद कोई इंतशार फैल जाए, लेकिन ये जो जहनों में इंतशार फैल रहा है, क्या कोई इसका हल है? किसी तरह से मसला हल किया जा सकता है? ये आज एक मसला हुआ है, आगे भी मसले होंगे, और पहले भी हम कराची वालों के साथ ये मसाइल देख चुके हैं। जब सड़कें ब्लॉक होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, हल है क्या इस बात का? मैंने पहले भी कहा जैसा कि हर
चीज का हल बातचीत में है, मुज़ाकरात में है। सीनियर लोग आते, बातचीत करते तो शायद ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। और फिर जो 8-10 मुकामात पर पहले धरने शुरू हुए थे वो 2-3 जगह तक महदूद हो जाते, अलामती हो जाते, हुकूमत उनके साथ शरीक हो जाती, तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। अब सारा सिस्टम जो है वो खुदकार निजाम के तहत ये ऐसा लगता है चल रहा है। अब सड़कें जहां टूटी हैं तो टूटी हुई हैं, जहां गटर उबले हुए हैं तो कई दिन तक गटर उबले हुए होते हैं। मतलब शहर का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। जहां ट्रैफिक जाम की शिकायत है, आप देखें हैवी ट्रैफिक पे पाबंदी है। अगर आप निकलें इस वक्त 11 बजे के बाद हैवी ट्रैफिक चल सकता है, लेकिन आपको 8 बजे के बाद, 6 बजे के बाद दन दनाते हुए हैवी ट्रैफिक नजर आएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां नजर आएंगी, ट्रॉलर नजर आएंगे। अब आप देखें जब कोई संजीदा ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। सर संजीदा नहीं है, लेकिन एक बात होती है अकाउंटेबिलिटी। मैंने ब्रेक से पहले आवाज का सिलसिला आपसे खत्म हो गया था, जब जमात इस्लामी, MQM और पीपल्स पार्टी तीनों ही अपने आप को कराची का स्टेक होल्डर कहती हैं, तो चलें जनाब, जो अगर हुकूमत में नहीं भी है और वो लोग जिनको वोट्स मिले भी हैं किसी ना किसी सूरत से, क्या वो अपनी आवाज नहीं उठाते? वो कहते हैं जनाब हमारा काम ही नहीं है। जिस तरह से मेरी बात हो रही थी फारूक सत्तार साहब से, वो ये कह रहे थे कि हम तो बच गए हैं अगर हम बल्दियात में नहीं है। तो क्या सिस्टम इस तरह से चलते हैं सियासतदानों के कि अगर हमें नहीं सीट मिली तो हम तो इस वक्त बच गए, हम जवाब दे नहीं है? देखिए, जब MQM बल्दियात में थी तो MQM के पास ये होता था इख्तियारात नहीं है, अगर आपको याद हो, और वाकई इख्तियारात नहीं थे, इसलिए कि लोकल बॉडीज जो कि मेयर के पास होती हैं उसमें पानी और गटर का काम सूबाई हुकूमत करती थी, और कई बहुत सारी चीजें, जमीनों का जो लेन देन होता था वो सूबाई हुकूमत के पास था। तो जाहिर है जब चीजें बटे हुए हैं, कुछ कंटोनमेंट इलाके हैं, कुछ जो है वफाकी इदारे हैं, इदारों के तहत आते हैं, कुछ बल्दिया के तहत आते हैं। जब मिला जुला होगा तो कैसे काम होगा, कैसे शहर तरक्की करेगा। फिर हमारे यहाँ कभी बल्दियाती इंतखाबात बाकायदगी से नहीं हुए, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, वो बल्दियाती इंतखाबात कराना ही नहीं चाहते। आप देखें जो अब तक बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं वो भी कोर्ट के हुक्म पे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए तो हुए हैं। तो ये तो सूरत हाल है। जब परवाही नहीं होगी इनको लोकल बॉडीज की तो फिर कौन आएगा, इख्तियारात देंगे नहीं, तो ऐसी सूरत हाल चलती है। राशिद साहब की तरफ चलते हैं। राशिद खान साहब का ताल्लुक MQM से। सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि अभी अब जो देख रहे हैं कराची की सूरत हाल, किसी का भी हक है कि वो एहतजाज कर सकता है और पूरा मन है एहतजाज की तरफ जाया जा सकता है, लेकिन उसकी वजह से जो शहरियों को मसाइल होते हैं और उसके हवाले से क्या हिकमत अमली है? क्या आप, ठीक है मैं मानती हूं कि आप ये कहते हैं जनाब आप अपोजिशन में है सिंध में, लेकिन उसके बावजूद भी कोई तो आपकी तरफ से प्लानिंग जाती होगी, कोई बात होती होगी कि कराची का शहरी परेशान ना हो। क्या कहेंगे इस हवाले से? तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कराची के पूरे तकरीबन 3 करोड़ आबादी का शहर है और उसके 3 करोड़ लोग जो है पिछले 5-7 दिन से कर्ब का शिकार में हैं। लोग दफातर पहुंचने के लिए, अपने कारोबारी सरगर्मी के लिए, तलबा अपने उसके लिए कोचिंग क्लासेस के लिए जाने में बहुत परेशानी हुई है। ये सिर्फ मैनेजमेंट का फॉल्ट है, सिंध गवर्नमेंट की इंतजामिया। वही तजावीज तो जब आप किसी को बुलाओगे कि कोई अच्छी तजवीज है तो हमें दे दो तो आप देंगे ना, वो तो वन मैन शो की कहानी है। जब लोगों के जहन में वन मैन शो आ जाए, इस वक्त सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के पास वन मैन शो है, नाहल इंतजामिया मौजूद है, पुलिस का कोई रोल नहीं है इसके सिलसिले में। वरना ट्रैफिक मैनेजमेंट एक पूरी एक साइंस है, पूरी एक स्टडी है। आप उसको मैनेज करते जगह पे जिन लोगों ने, जहां मुजाहिरीन बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो उनका अपना कानूनी हक है और जो भी इस वक्त इशू है, मैं उस इशू पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन लोगों को दूसरे बहुत सारे मुतबादिल रास्ते मौजूद हैं। तमाम मेन शाहराहों के साथ एक सबवे रोड मौजूद हैं। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से उनको डाइवर्ट करते। अच्छा राशिद साहब, इस बात से कितना अग्री करेंगे कि जहां हमने 2024 में बहुत से मामला देखे, वहां आइडियाज 2024 बड़ी कामयाबी से गई है कराची में, उसमें तो हमने पहली दफा देखा कि कोई ट्रैफिक इश्यूज नहीं देखे गए। ये कैसे हो गया? इसका मतलब किया जा सकते हैं, मसले हल हम करना नहीं चाह रहे। लेकिन मसले जब तक आपकी विल नहीं होगी ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं और पूरी दुनिया के अंदर जितनी बड़ी शाहराह फैसल है, ऐसी मेरा ख्याल है किसी भी शहर के अंदर इतनी बड़ी शाहराह मौजूद नहीं है, इतनी चौड़ी शाहराह मौजूद नहीं है। लंदन में आप जाएंगे ना, इतने चौड़े रोड नहीं मिलेंगे आपको। तो आप उसको मैनेज, वहां के लोग मैनेज करते हैं, पुलिस मैनेज करती है, मुजाहिरीन तो मुजाहरा करते हो, उनकी कॉन्सेप्ट सबका एक जैसा ही है। हम MQM में हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, हमारा अपना एक वो होगा कि जी ट्रैफिक बंद कर दें हम किसी भी तरीके से।
कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी मजहबी जमात हो, कोई भी लोग हो, वो प्रोटेस्ट इसलिए करते हैं कि आप आए, उनसे बात करें। प्रोटेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि बदअमनी पैदा की जाए। मसला ये होता है कि आप आए, बात करें, हमारे साथ आर्गू करें, हमें फैसिलिटेट करें, हमें सहूलतें दें। लेकिन इंतजामिया ने जिस तरीके से कराची के लोगों को 3-4 दिन के अंदर छोड़ रखा है और जिस तरीके का कर्ब का शिकार है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कल मैं मतलब खुद इतना परेशान था कराची के अंदर, सिंध असेंबली बिल्डिंग से मैं निकला हूं, मुझे इतनी तकलीफ हुई है, मैं बहुत देर के बाद पहुंचा अपनी जगह पर। बहुत तो सारी क्या ऐसी कर सकते चीजें हैं जिसको समझना जरूरी है। लेकिन राशिद साहब, मुझे एक मुद्दा शायद आप मुझे इसको समझा सकें। आप फेडरल में बैठे हुए हैं, कराची का वोट आपने लिया हुआ है, मैं मानती हूं कि आप सिंध में पोजीशन में हैं, लेकिन आपकी आवाज तो जाती है, आप बात तो कर सकते हैं, आपका एक रोल तो है। ये चले एक मसला हुआ है, ये मुस्तकबिल में भी मसाइल होंगे, कोई तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी इस हवाले से कि जनाब किया जाए। बिल्कुल आपकी बात है। हम इसके ऊपर हर दफा, कल भी हमारे अपोजिशन लीडर ने बात की है, एमकेएम पूरी की पूरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी चेयरमैन से लेके मुस्तफा कमाल भाई, फारूक सत्तार भाई, सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए बात कर रहे हैं, हुकूमत से, फेडरल गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि कराची की जो डायनामिक है वो बिल्कुल सेपरेट है, अलग है, उसको उसी तनाजुर में देखा जाए, उसको उसी तनाजुर में मैनेज किया जाए। हम ये नहीं कह रहे इसको एक इंतजामी तौर पर आप बिल्कुल एक अलग करें। आप कराची की पुलिसिंग कराची के लोगों को दें, कराची के इंतजामात कराची में रहने वाले लोगों को दें। कराची में सारी जबान बोलने वाले लोग रहते हैं, उनको कराची की डायनामिक का पता है, कराची के बारे में वो जानते हैं। अब एक आदमी को आप लाके डीएसपी, इंस्पेक्टर आप बाहर से लाके कराची में पोस्टेड कर देंगे, यकीनन उनका भी हक है, लेकिन उनको बेचारों को कराची की सिस्टम का पता ही नहीं है, कराची के रोडों के बारे में मालूम ही नहीं है, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? कराची के लोगों की साइकिक पूरे पाकिस्तान के लोगों से डिफरेंट है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। ख्वाह वो सहाफत हो, एजुकेशन हो, लिटरेसी हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, शायर हो, कराची के लोग बिल्कुल डिफरेंट है पूरे पाकिस्तान से। सर बिल्कुल आपकी बात से एग्री करेंगे। और मैं मोहम्मद अस्करी साहब की तरफ चलूंगी। राशिद साहब ने इसका कहा, अस्करी साहब, कि कराची के डायनामिक्स अलग है, यहाँ का इंटेलेक्चुअल जो है वो अलग है, जहन की सोच अलग है, बच्चे यहाँ पे अलग तरह से सोचते हैं। मैं मानती हूँ सब कुछ, लेकिन आपको लगता है कि कराची की जो एजुकेशन का हाल हो रहा है, इसमें कराची का बच्चा कहीं आपको आगे बढ़ता हुआ महसूस होता है? क्योंकि 2024 में जो मायूस कुन सूरत हाल रही यहाँ के बोर्ड की, उससे तो किसी सूरत ये जाहिर नहीं होता कि अब यहाँ की आगे की नस्ल कहीं पढ़ी लिखी नस्ल कहलाएगी। देखें, ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत ये जो ना सिस्टम किया जा रहा है कि कराची के बच्चों को फेल कर दो, कराची के बच्चों का रिजल्ट गाया कर दो। आप कराची के मैट्रिक के बच्चे को ले लें और एक आप किसी और इलाके के बच्चे को ले आएं जो 80% के ऊपर खड़ा हुआ होगा, और यहाँ का बच्चा अगर 60 पे खड़ा हुआ है तो वो उस 80 वाले को मात दे देगा ड्यू टू अपनी नॉलेज। ये तो बड़ा जुल्म है, ना सिर्फ बोर्डों के ऊपर जुल्म है, आप पब्लिक सर्विस कमीशन को उठा के देख लें, उसमें कितना बड़ा जुल्म किया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन में भी। अब ये प्लानिंग ये है कि कराची, हैदराबाद के रहने वाले लोगों को तालीम से दूर कर दो, रिजल्ट खराब कर दो। जब मैट्रिक में ही आपका रिजल्ट नहीं बनेगा तो फर्स्ट ईयर इंटर में भी आपका ये होगा। मैंने तो असेंबली के अंदर फ्लोर पे एक बात करी है कि ये आप बोर्ड सिस्टम को खत्म करें। ठीक है, राशिद साहब साथ ही रहेगा और इसके हिसाब से भी सेम क्वेश्चन मैं पूछूंगी। अस्करी साहब, क्या कहेंगे सूरत हाल पे जहां हम बात कर रहे हैं कराची के निजाम की और कराची के लोगों को हम अलग डिक्लेयर कर रहे हैं, साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि मेंटल लेवल भी नीचे जा रहा है, एजुकेशन लेवल भी नीचे जा रहा है, और कराची का नौजवान और बच्चा नफसियाती मसाइल का शिकार होता जा रहा है। तालीमी सूरत हाल पे क्या रोशनी डालेंगे? देखें, मैं तो सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा, पूरे ऑल ओवर सिंध की बात कर रहा हूँ। सिंध की तालीम को तबाह किया जा रहा है, और जाहिर है कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और बदकिस्मत शहर भी है, जिसकी आबादी मर्दमशुमारी में भी सही नहीं बताई जाती। 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है। जाहिर है जब पूरे सिंध पर इसके असरात मुरतब होंगे तो कराची पे सबसे ज्यादा इसका असर पड़ेगा। मैं कब से ये लिखता आ रहा हूँ और कहता आ रहा हूँ कि सिंध के जो 8 बोर्ड हैं
जो मैट्रिक और इंटर के बोर्ड्स हैं वहाँ सूरत हाल इतनी ख़राब है कि गुज़श्ता 4-5 सालों से ना तो कंट्रोलर मुस्तकिल है, ना सेक्रेटरी मुस्तकिल है, ना ही चेयरमैन मुस्तकिल है, ना ही ऑडिट अफसरान मुस्तकिल हैं। ये 4 बहुत अहम पोस्टें होती हैं जो बोर्ड्स को चलाने के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। अब कंट्रोलर आते हैं, लगाते हैं, चेंज होते हैं, आपको पता है क्या सिस्टम है, किस तरह अपॉइंटमेंट होती है, किस तरह होती है, मुस्तकिल आने ही नहीं देते। लिहाजा जब ऐसे लोग आएंगे, कापियां चेकिंग इस तरह होगी। आप ये सोचें कि मीरपुर खास बोर्ड है, वहां जो असातिज़ा कापियां जांच रहे हैं उनको गुज़श्ता 2 साल से मुआवजा ही नहीं मिला है, इसलिए कि मीरपुर खास बोर्ड के पास पैसे नहीं है, लाड़काना बोर्ड के पास पैसे नहीं है, सक्खर बोर्ड के पास पैसे नहीं है। गवर्नमेंट ने एक काम ये किया है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनकी मैट्रिक और इंटर की फीसें माफ कर दी हैं। अब वो जो बोर्ड को जो आमदनी होती थी वो जनरेट नहीं हो रही। अजीब सूरत हाल है, तनख्वाहों के लाले पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट उनको फंड नहीं दे रही। अब जाहिर है इसका रिफ्लेक्शन जो है नताइज पे पड़ेगा। यही वजह है कि नताइज वो बहुत खराब आ रहे हैं, और कराची के नताइज तो खुसूसन हमेशा खराब आते हैं। पिछली मरतबा निगरा हुकूमत में एक कमेटी बनी थी, उसके बाद कुछ इजाफी नंबर दिए गए थे, तो जब तक चेयरमैन, कंट्रोलर, सेक्रेटरी मेरिट पर नहीं लगाए जाते, सिफारिशें खत्म नहीं की जा सकती, हम अपना तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं कर सकते। अच्छा, यही सूरत हाल जामियात की भी है। इस वक्त सिंध की 5 से 6 जामियात ऐसी हैं जहां 1.5 से 2 साल हो गया मुस्तकिल वाइस चांसलर ही नहीं है। सर्च कमेटी ने बंदे रिकमेंड किए हुए हैं लेकिन उसको लगाया ही नहीं जाता, और एडहॉक चल रहे हैं। अब लाड़काना यूनिवर्सिटी है, वहां का जो एक्टिंग वाइस चांसलर है, वहां जबकि सर्च कमेटी ने रिकमेंड कर दिया एक बंदे को, लेकिन उसके बावजूद उसे अपॉइंट नहीं किया गया, और उसकी जगह जिसको एक्टिंग लगाया गया है उसने कोई 50 से ज्यादा डेली वेजेस खिलाफ ज़ाब्ता अपॉइंट भी कर दिए, कोई मेरिट का ख्याल नहीं रखा। तो जब ये होगा तो फिर कैसे आपकी तालीम बेहतर होगी? जब ये होगा तो कैसे तालीम बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अस्करी साहब। मुझे तो बस अफसोस ही होता है क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि कराची में जब ये सेकेंड ईयर के एग्जाम्स हुए थे, जब मैट्रिक के एग्जाम्स हुए, तो छोटे छोटे खोखों में बैठ के, जहां रोटी वाले बैठे हुए हैं, जब पान के खोखे हैं, वहां पे लोग बैठ के कॉपियां चेक कर रहे थे। आप इमेजिन कर सकते हैं। और वो बच्चे जिन्होंने खुदकुशी अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, सुसाइडल उन्होंने अटेम्प्ट किया है, उनके बारे में बता दूं इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की और आखिर में ये सिर्फ कह दिया गया कि उनके नंबर जो है, हमारी मशीन खराब थी जिसकी वजह से नंबर की कैलकुलेशन गलत हुई, और उस पर उनके सोने पे सुहागा ये कि जब जमात इस्लामी ने इस हवाले से आवाज उठाई तो उन्हें जो नंबर दिए गए वो नंबर इस तरह से खैराती तौर पे दिए गए कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था, जिसकी वजह से एमडी कैट के एग्जाम्स में उनको प्रॉब्लम हुई, और आखिर कराची का बच्चा जो है वो डॉक्टर बनने से महरूम रहा। क्योंकि जिस फार्मूले के तहत आप उसको इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जब वो 9th उसका खराब होगा, मैट्रिक खराब होगा, फर्स्ट ईयर खराब होगा, सेकेंड ईयर खराब होगा, तो वो किसी भी तौर पर उस मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। सलमान रहमान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आप तज्जियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सलमान, खास तौर पे मैं बात करूं कराची की, और 2024 में हमने सबसे ज्यादा मायूस कुन साल देखा कराची की एजुकेशन के हवाले से, क्या तजिया करेंगे? देखिए, अभी सलाउद्दीन साहब की बात मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि एक प्लानिंग के तहत जो है वो कराची की एजुकेशन को तबाह किया जा रहा है। मेरा ये ख्याल, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता है कि कोई इस तरह की प्लानिंग है कि कराची की एजुकेशन को कोई डेलिबरेटली ख़राब कर रहा है। ये एक बेसिकली नाअहली है जो हुकूमत सिंध है, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, जो भी सिंध का गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसकी एक नाअहली है जिसकी वजह से कराची या पूरे सिंध के अंदर जो तालीम का निज़ाम है वो तबाह व बर्बाद होता जा रहा है। आप देखिए कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा तबाह हो चुका है। यहाँ पे सरकारी स्कूलों के अंदर असातिज़ा नहीं होते, सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई नहीं होती। सबसे बड़ा जो सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर है तालीम का, वो प्राइवेट स्कूल जितने भी हो जाएं, लेकिन वो जब तक सरकारी स्कूलों को आप रिफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक सरकारी स्कूलों में बेहतर असातिज़ा की भर्तियाँ नहीं करेंगे, सियासी बुनियादों पे
जो असातिज़ा को पार्क किया हुआ है, अपने कारकुनों को जाके आप महकमा तालीम के अंदर पार्क कर देते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, चाहे जमात इस्लामी हो, जिसका जोर जहाँ चलता है वो वहाँ पे अपने जो सियासी वाबस्तगी के से लोग होते हैं उनको महकमा तालीम सबसे ज़्यादा आसान जगह है जहाँ पे ये लोग पार्क कर देते हैं। तो जब तक आप ये इस सिस्टम को खुद मुख्तार नहीं बनाएंगे, जब तक आप इस सिस्टम को सियासत से बालातर नहीं करेंगे, जब तक ये निज़ाम बेहतर नहीं होगा, आपकी जो रिलायंस है, आप प्राइवेट स्कूलों के ऊपर जो रिलायंस है, जो बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं प्राइवेट स्कूलों के सिस्टम में आ गए हैं, ये एक पूरा माफिया क्रिएट हो गया है पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे कराची में। ये एक बहुत बड़ा जो है, बहुत आप समझ लें कि बहुत हाई अर्निंग माफिया है। तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जब तक आप इस माफिया को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आपका एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म ये नहीं लाने देंगे। तो देखें, सच बात करनी चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे प्राइवेट जो मसाइल हैं, जो लॉबी है, जो माफियाज हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, इनको भी इस एजुकेशन सिस्टम में से जो पैसा जो ये अर्न कर रहे हैं इसमें से निकलना पड़ेगा। और एजुकेशन को कौमी खिदमत समझ के जो है, जब तक आप नहीं नाफिज करेंगे यहाँ पर, जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, सरकारी स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको आप compete नहीं कर सकते, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूलों से। जब तक आप को जो 90% बच्चा है ना, वो सरकारी स्कूलों तक ही पहुंच सकता है। 10-15% जो लोग हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकते हैं। तो 10-15% के से तो आप जो है एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते ना। तो आपने अगर इस एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लानी है, तो इसको जो सियासी वाबस्तगियां हैं और ये जो प्राइवेट स्कूल माफिया है, इसको कंट्रोल आप जब तक नहीं करेंगे, जब तक आप इसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, जब तक आपका एजुकेशन सिस्टम, मेरा ख्याल है कि बेहतर नहीं हो सकता। अच्छा, मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है, मेरे ख्याल है कि राशिद खान साहब मुझे इसका बेहतर कुछ जवाब दे सकेंगे। राशिद, इस वक्त एक बात हुई है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फीस भी जो है वो नहीं ली जा रही इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से, और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि चलें जनाब, ये बात भी मैं इन्हीं से पूछूंगी। हमारे साथ जो है गेस्ट स्टूडियो में मौजूद है। मुझे ही समझ नहीं आता कि जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फीस माफ कर दी गई है और हम स्कूल के सिस्टम्स को देखें, तो स्कूल्स में भी अभी हमने देखा कि MQM ने बहुत सारे स्कूल्स की एडॉप्शन की तरफ गए हैं और कराची में सिलसिला शुरू हो रहा है कि वो कराची के कुछ स्कूल्स को एडॉप्ट करके मुख्तलिफ खुद भी पैसे लगा रहे हैं हुकूमत से लिए बगैर और उसकी तामीरें नौ कर रहे हैं। तो क्या ये कहा जाए कि कराची का बच्चा खुद नालायक हो गया है तो वो नहीं पढ़ रहा है? क्या मतलब जब फीसें माफ, गवर्नमेंट के पास तो सिर्फ यही बात होती है कि हमने तो फीसें तक माफ कर दी हैं, मजीद क्या करें हम? नहीं, देखें, इमारतें बेहतर करने से या उनमें बेहतर रंग रोगन करने से तो तालीमी निज़ाम आपका बेहतर नहीं होगा। आपको तालीमी निज़ाम बेहतर करने के लिए रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है। दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि क्या बच्चा भी नालायक हो गया? बिल्कुल हो गया है, क्योंकि आपकी कोई रेगुलेटरी पॉलिसी तो है ही नहीं। आपका सोशल मीडिया बेलगाम है। आपके जो मीडिया के ऊपर जिस तरह से जो सोशल मीडिया की प्रमोशन हो रही है, जिस तरह यूट्यूबर्स की प्रमोशन हो रही है, जिस तरह से, तो बच्चों का रुझान पढ़ाई से हटके तो वो सारा उस तरफ जा रहा है। बच्चा क्यों पढ़ेगा जब बच्चा देख रहा है कि आप बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को कि जी आप अभी कुछ शादियां मैंने देखी यूट्यूब के ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ें, इस तरह की चीज़ों को जब तक आप मीडिया पे देखें, मीडिया का एक किरदार है ना, मीडिया को इस पे एडिटोरियल पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए कि किस तरह की चीज़ें जो है वो सलमान, जहाँ पे एडिटोरियल पॉलिसी की आप बात करते हैं, वहीं पे सब लोग इस बात पे आवाज उठाते हैं कि कदगन लगा दी। अब इसको किस तरह से हम इसको अलग अलग करेंगे? ये कदगन है या हम माशरे को बेहतरी की तरफ लाने के लिए, नौजवानों को बेहतरी की तरफ लाने के लिए एक जनाब एक लिमिटेशन? देखिए, दुनिया में हर जगह ना, हर जगह कुछ रेगुलेशंस होती हैं। पाकिस्तान में कोई रेगुलेशन नहीं है। पाकिस्तान में जिसका जिस तरह से दिल चाहता है वो उस तरह से बैठ के व्लॉगिंग कर रहा है, उस तरह से यूट्यूब के ऊपर, जो सारा कोई रेगुलेटरी निज़ाम तो है नहीं। तो उसकी वजह से भी तालीमी निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। दूसरी बात, ये जो कराची के अंदर एक सिस्टम डेवलप हो गया है कि रात रात भर जो जागना है, रात रात भर जो आउटिंग के लिए बैठना है, खाने की दुकानें खुली हुई, जो रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, इनके ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होना चाहिए। जब तक आप इस शहर को एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर नहीं करेंगे, ये तालीमी निज़ाम भी इससे जुड़ा हुआ है ना। अब आपका बच्चा जो है वो रात को 2-2 बजे तक जो है वो दोस्तों में बैठ रहा है, तो सुबह तालीम के लिए कैसे उठेगा वो, और सारा दिन में क्या पढ़ाई करेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बेसिकली एक पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो खला पैदा हो गया है कराची में, ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान में अमूमी तौर पर एक ओवरऑल खला मौजूद है जिसको पुर करने की ज़रूरत है। और इसके लिए आप जब तक एक अहल
क़यादत, एक अहल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव क़यादत नहीं लेके आएंगे तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, पहले हम ये देखते थे कि एमडी कैट जब तक नहीं बना था, पूरी इन्होंने नहीं किया था सिस्टम, उससे पहले ये होता था कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बच्चों को डॉक्टरी की तरफ लेके जाती थी, वो अहलियत हो ना हो। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हमने देखे कि माजी में आए कि जिनको सिर्फ पास कर दिया जाता था और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थी। एमडी कैट आया, एमडी कैट के निज़ाम के तहत सोचा गया है कि जनाब अब एक अथॉरिटी हो जाएगी, लेकिन वो भी कामयाब हो रहा। क्या सूरत हाल है, किस तरह से किया जा सकता है? चाहे वो बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो सिंगल अगर टेस्ट की तरफ वो जाते हैं, उसमें भी तो नहीं उनको फैसिलिटी मिल रही, उसमें भी तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, मैंने ये पाकिस्तान में भी ये एक अनोखा ही निज़ाम देखा है जो एमडी कैट का और सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम जो दिया है कि अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी रुकावट तो उसके लिए ये इम्तिहानात और ये इस तरह की चीज़ें हैं। देखिए, अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है, उसके मार्क्स कुछ भी हैं, अगर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेके डॉक्टर बन जाता है और अच्छे मार्क्स ले आता है, पढ़ाई में इंप्रूवमेंट ले आता है, तो उसको बनने देना चाहिए। ये तो कोई कतगन होनी नहीं चाहिए। दुनिया में तो ऐसा नहीं है। दुनिया में तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में मेडिकल में दाखिल, तो यूनिवर्सिटी का ये तो क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी का होता है। फिर एक एग्जाम होता है। हाँ जी, वो जो अच्छा, एडमिशन पॉलिसी तो यूनिवर्सिटी की होती है। यूनिवर्सिटी अपनी एडमिशन पॉलिसी मुरतब करती है। यहाँ पे एडमिशन पॉलिसी जो सेंट्रल, तो ये सारा निज़ाम ही एक तरह से गल सड़ चुका है। तो इस निज़ाम को जब तक आप ओवरऑल नहीं करेंगे, ये निज़ाम जो है आपको ना अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस करके देगा ना अच्छे। देखिए, पाकिस्तान ने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस किए हैं। अमेरिका आप देख लीजिए, अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर्स की भरमार है इस वक्त। पाकिस्तानी डॉक्टर्स की आप गलबा है, आप समझ लें। तो वो उस पुराने निज़ाम के तहत ही यहाँ से पढ़ के गए हैं ना, जिस निज़ाम को आपने यहाँ खत्म कर दिया और नए निज़ाम से आपने कितने डॉक्टर प्रोड्यूस किए। आप कहते हैं जी IT एक्सपोर्ट करनी है, मैंने फॉरेन करेंसी लेके आनी है, रेमिटेंस लेके आनी है, तो ये तो एक बहुत बड़ा शोबा है। आप नर्सिंग में क्यों नहीं लोगों को प्रोड्यूस कर रहे? आप मेडिकल शोबे के अंदर मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव की बहुत जरूरत है दुनिया में, आप क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे? आप उससे डॉक्टर्स क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे? आप डॉक्टर्स को डॉक्टर बनने से क्यों रोक रहे हैं बच्चे को? अगर बच्चे में विलिंगनेस है और वो आगे जाके मेहनत कर सकता है तो उसके मैट्रिक और इंटर के एग्जामिनेशन से उसका क्या ताल्लुक है? जहां हम यहाँ पे बच्चों की बात कर रहे हैं, खासतौर पे कराची के एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे एक और ट्रेंड चल गया है कि कंप्यूटर के पीछे से कमाने वालों की तादाद बहुत बढ़ गई। अब मैं देख रही हूँ कि वो बच्चा जो 7वीं और 8वीं जमात का है, जनाब मैं बता रही हूँ 7वीं और 8वीं जमात का भी बच्चा, वो पैसे कमाने के लिए वो ऑनलाइन काम जो है वो स्टार्ट करता है, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो एजुकेशन से दूर चला जाता है क्योंकि उसको पैसे कमाने की एक लत भी पड़ जाती है और उस काम में वो बढ़ता रहता है। अब ये एक नया ट्रेंड आ गया है कि डिग्री किसी भी तरह पैसे से हासिल कर लो। उसके माँ बाप भी ये सोचते हैं ये अगर पैसे कमाने का एक जरिया हो गया तो हम इसी पे आगे चलते रहते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखें, यहाँ पे फिर वही रेगुलेटरी बॉडी की बात आ जाती है ना, कोई रेगुलेटर नहीं है पाकिस्तान में। यूके की सिम्स भी बिक रही हैं ताकि हाँ, तो ये चीजें आप कंट्रोल जब तक नहीं करेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है आपका। आप यूके की सिम कंट्रोल कीजिए, आप उन कंपनीज से रब्ता कीजिए कि वो कंपनीज यहाँ पे जब तक बच्चा 18 साल का ना हो उसको जो है वो उसमें वेरीफाई ना करें। जो भी मार्केट माँ बाप भी ये कर रहे हैं, बच्चा तो कर रहा है लेकिन माँ बाप भी इनकरेज कर रहे हैं कि भाई तू जो है पढ़ रहे हो तो तुम ये काम कर रहे हो, पढ़ाई तो होती रहेगी। उसकी वजह ये देखें ना कि आप टीवी पे क्या दिखा रहे हैं, आप यूट्यूब पे क्या दिखा रहे हैं, आप मार्केट में बेसिकली दे क्या रहे हैं। मार्केट में ये मिल रहा है कि जी डिग्री की कोई अहमियत नहीं है इस वक्त। अगर आप जो है वो यूट्यूबिंग स्टार्ट कर दें, यूट्यूबर बन जाएं या वीलॉगर बन जाएं या आप ग्राफिक डिजाइनर बन जाएं या जो भी स्किल है, ठीक है, स्किल होनी चाहिए, लेकिन एक खास उम्र के बाद एक खास तरीकेकार के तहत। ये नहीं है कि आप जी स्किल के पीछे जो है अपनी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसको दाव पे लगा के आप स्किल के पीछे भागने लगे। अब इसके पीछे बहुत सारे माशी मसाइल भी हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो लेकिन सलमान, मैंने इस मामले से देखा और जो पेरेंट्स हैं उनको भी मैं बताती चलूं कि जो हम आसपास अपने बच्चों को देख रहे हैं उनकी जहन साजी जो हो रही है, वो जहन साजी इस तरह से, ठीक है आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपके घर की अर्निंग का एक छोटा बच्चा भी जो है मेंबर बन गया है, मैट्रिक का बच्चा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बच्चा, लेकिन उससे उनकी जहनी सतह बहुत मुतासर हो रही है। यानी कि ना उनकी वो अप्रोच नहीं रही कि उनसे अगर आप बात भी करें तो ना उनके पास नॉलेज है, ना वो जिंदगी में अपना घर संभालने के भी काबिल होते हैं कि वो एक फैमिली को रन कर सके। ओवरऑल पूरा माशरा तबाह करने की तरफ जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, सारी दुनिया में स्किल सेट की बड़ी वैल्यू है। स्किल सेट के लिए लोग बच्चे को पढ़ाया जाता है, लेकिन सबसे पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस होती है। एक खास लिमिट तक आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन जब तक कंप्लीट नहीं करते, कोई स्किल सेट आपको डिप्लोमा या वो नहीं देता है।
पहले पाकिस्तान में भी यही था, लेकिन अब जो है बेसिकली शुतरबे मुहार की तरह जो है हर चीज़ चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है, अच्छा फिर पाकिस्तान में फिर माशी मसाइल भी हैं जिसकी वजह से लोगों की जो सोच है वो शॉर्ट टर्म हो गई है, और शॉर्ट टर्म सोच की वजह से जो है वो बेसिकली कर ये रहे हैं कि क्योंकि मसाइल इतने ज़्यादा हैं तो उसकी वजह से वो शॉर्ट टर्म कहते हैं कि जी ठीक है इस तरह से पैसे आ रहे हैं तो इस तरह से, लेकिन उसमें ये नहीं देख रहे कि लॉन्ग टर्म में उस बच्चे का पूरा करियर खराब हो रहा है, उस बच्चे के करियर की वजह से आपकी जो फैमिली डेवलपमेंट होनी है, जो आपका जो एक देखे ना हर चीज की, कल वो बच्चा जो है वो बाप भी बनेगा, कल वो जो बच्ची है वो माँ भी बनेगी, लेकिन वो घर संभालने के काबिल नहीं होता। हाँ, तो वो बेसिकली आप उसको फिर इन्हतात की तरफ जा रहे हैं। तो अमूमी तो मतलब आप देखें कि पूरा जो माशरा है ना उसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं, उसको बेहतर करने के लिए आप सबको मिल के बैठना पड़ेगा, सहाफ़ी बिरादरी को, वकला बिरादरी को। लेकिन सलमान एक और मसला भी तो है, जहाँ कराची के नौजवान की बात करें तो पहले तो उसको ये पता होता है कि वो किसी गवर्नमेंट जॉब को तो हासिल कर ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं हो रहा। लेकिन दुनिया में गवर्नमेंट जॉब की अब कोई अहमियत नहीं है ना, पाकिस्तान में भी अब गवर्नमेंट जॉब से आपको क्या मिलता है? ये तो एक पुरानी दकियानूसी सोच है कि गवर्नमेंट जॉब से आपको, आज तो आप जो है अगर अपनी तालीम बेहतर रखते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बेहतर रखते हैं, तो जो अपॉर्चुनिटीज है ना वो अब सिर्फ कराची में, पाकिस्तान में नहीं है आपके लिए दुनिया ओपन हो चुकी है। तो बेहतर तो ये है कि जो माँ बाप हैं वो ये इस तरफ ध्यान दें कि बच्चे को बेहतर तालीम की तरफ माइल करें, और बेहतर तालीम हासिल करके उसके लिए अपॉर्चुनिटीज के मौके पूरी दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन वो बात वही है कि हम कुछ जगहों पे अपने ज़हनी तौर पे फंसे हुए कि जी गवर्नमेंट जॉब ही हो जाए, तो वो एक सोच को भी तब्दील होना पड़ेगा पाकिस्तान में। वो अब वो वाली सिचुएशन नहीं रही है, गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगी आप तो आप जो है वो। लेकिन सलमान कुछ हकीकतों से भी पर्दा हम जिस तरह से उठा रहे हैं अभी, ये भी तो एक हकीकत है कि इस वक्त कराची का बच्चा जो है फूड सप्लाई में ही लगा हुआ है। आपने देखा कि रात को 3-3 बजे लड़के खाना सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। क्या उनकी मजबूरी हो गई या उनके स्किल्स में कमी है? अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो देखें, जो बेसिकली आपके लिविंग एक्सपेंसेस है ना कराची में एक आम सफ़ेद पोश फैमिली के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। दुनिया भर में एक बेसिक फार्मूला है कि आपके रेजिडेंस जो लिविंग एक्सपेंस है उसमें जो आपका रेंटल एक्सपेंस है वो उसका 10-15% जो है आपका बिजली का या एनर्जी का बिल होता है। पाकिस्तान में, कराची में इस वक्त सिचुएशन ये है कि एक जो मिडिल क्लास फैमिली है वो घर तो जाहिर सा उनके अपने नहीं होते, जो रेंट पे ले रहे हैं उनके रेंट से ज़्यादा उनका बिजली का बिल आ रहा है। तो वो अफोर्डेबिलिटी का इशू आ गया है। इस अफोर्डेबिलिटी के इशू की वजह से ये जो बच्चा है इसको बेसिकली फिर एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं, पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो ये सारे मसाइल बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। तो आप पॉलिसी लेके आइए, आपकी अभी बताइए ना कि आपकी आईटी मिनिस्ट्री अभी एमकेएम के पास है, आपकी आईटी की क्या पॉलिसी है? आपने कितने आईटी पार्क्स यहाँ पे डेवलप कर दिए, कितने इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप कर दिए, आपने कितने गवर्नमेंट की सतह पे एक नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के पीछे आप जो है वो जाके तस्वीरें खिंचवा के आ जाते हैं। आपके पास पोर्ट एंड शिपिंग है, आपके पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहाँ है? आपकी क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी? अगले 10 साल में आपने इंडस्ट्री को कराची में किधर लेके आना है? ये जो बच्चा पढ़ रहा है, जो भी जो तालीम हासिल कर रहा है, इसको कैसे कैटर करना है? आपने तो एक सोच रख ली है कि जी उसको ऑनलाइन काम पे लगा दो, गवर्नर हाउस के अंदर एक मजमा इकट्ठा करके जो है वो तस्वीरें खिंचवा के उनको एक जो है को बेसिक सी तालीम दे दो और उसको एक मजदूर बना दो। तो आप तो बेसिकली खुद ही अपनी पॉलिसी शॉर्ट टर्म, आपने गवर्नमेंट के लेवल पे शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाई हुई है ना। आप सिर्फ निजात हासिल कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें करके। आपके पास कोई लॉन्ग टर्म 25 साल पॉलिसी, 20 साल पॉलिसी, 10 साल पॉलिसी नहीं है। आपको पॉलिसी बनानी चाहिए कि जी मैंने अगले 10 साल में यहाँ की इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या होगी। आपके पास है कोई इन्फॉर्मेशन? आप यहाँ पे मीडिया में है सारा कुछ, हमारे पास तो नहीं है। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है ना कि इंडस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, हमें तो ये भी नहीं पता आप यहाँ पे तो ठीक है जनाब। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ओवरऑल ठीक करनी पड़ेंगी। आखिर में एक बात और मैं कह दूं कि आप पारा चनार के ऊपर डिस्कस कर रही थी। पारा चनार पाकिस्तान के नक्शे से ना कराची पहुंचते हुए 2000 किलोमीटर का फासला है, और इस दौरान में 200 शहर आते हैं। लेकिन पारा चनार में जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां के मसाइल जो है वो कराची तो हल नहीं कर सकता ना। इन मसाइल को सिंध गवर्नमेंट भी हल नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आप धरना किसके खिलाफ दे रहे हैं? आप यहाँ पे धरना देके
क्या हासिल करना चाह रहे हैं आप, इसके सिवाय इसके कि इंतशार की कैफियत जो है वो कराची में पैदा हो जाए, जो छोटी मोटी रोजी कराची के लोग कमा रहे हैं वो भी बंद हो जाए, इसके अलावा आपका और क्या मकसद है? अगर आपने धरना देना है आप जाके पेशावर में दीजिए, आप इस्लामाबाद में दीजिए, आप उनको ब्लॉक कीजिए, आप वहां इल्तिजा कीजिए, जो कुछ कर सकते हैं। यहाँ कराची में बैठे लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल जो बहुत शुक्रिया सलमान, आप हमारे साथ मौजूद थे। मसला सिर्फ ये है कि वही बात जो मेरे प्रोग्राम के इंट्रोडक्टरी पार्ट में कही कि बड़ा सिटी है, होती हैं चीजें, लेकिन इंतजामिया के पास क्या हल है इन तमाम चीजों का कि चीजें बेहतर हो सकें? अगर इस तरह से धरनों की सूरत हाल होती है तो फिर प्लान बी क्या है? यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं देखती हूँ कि किसी भी पार्टी के पास ना प्लान है, और अगर कोई पार्टी अगर कह भी दे कि हम आगे आते हैं तो उनको जनाब वो फौरन से मसाइल के ना होने की बात करते हैं कि जी हमारे पास वसाइल नहीं है जिसकी वजह से हम चीजें हल कर सकते हैं, या हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। जहां तक बात है यहाँ पे हायर एजुकेशन के हवाले से या वो बच्चों के हवाले से जो अभी 9 और मैट्रिक में है और उनके रिजल्ट सही नहीं आते, प्रॉब्लम यह है कि रिसर्च बेस काम नहीं होगा। तो अगर कराची का बच्चा भी मुझे आके ये कहे कि जनाब मेरी बहुत स्किल्स थी और मैं आगे नहीं जा सका, तो मैं इसको नहीं मानती हूं। एज ए स्कॉलर मैं ये बात करूंगी उन तमाम लोगों से भी कि जो रिसर्चेस होती हैं वो आपको यहां नहीं तो दुनिया भर में आप जो काम इस वक्त जो इजी मनी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आपको 1 क्लिक पे काम मिलता है और इसी कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे मिलता है। प्रॉब्लम यह है कि सेल्फ पिटी को छोड़ना पड़ेगा। कराची का बच्चा जब तक अपने आप पे रहम खाएगा और उसके माँ बाप ये बात नहीं समझेंगे कि अपने हक को किस तरह से हासिल किया जा सकता है और अपने स्किल्स को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, तब तक प्रॉब्लम हल नहीं होगा। ये जो शॉर्ट टर्म हम प्रोसेस करके बच्चों को कमाई पे लगा रहे हैं, उनकी जहनी सतह सिर्फ यहां मुतासर नहीं हो रही, बल्कि आगे चल के वो खानदान के सरबराह भी नहीं बन सकते और कोई बच्ची अपना घर भी नहीं संभाल सकती। दुआ वो ये जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।